देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बीजेपी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर मुस्लिमों को लेकर भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। कल वैसे ही आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया। मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार अपनी किसी भी योजना में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है, न जातिगत आधार पर और न ही धर्म के आधार पर, और इसी तरह से तुष्टीकरण पर प्रहार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, सरकारी मशीनरी का जरूरतमंद तक 100% लाभ पहुंचे, यही सच्ची और असली पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि उनके लिए देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सबसे ऊपर है और उनकी सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री ने अपनी पंथ निरपेक्षता वाली बात से सभी वर्गों में विश्वास जगाने की पहल की? क्या वो जताना चाहते हैं कि हिंदू, मुसलमान या फिर कोई भी जाति हो, सभी को उनकी सरकार में समान न्याय, अधिकार और सुविधाएं मिल रही हैं? कल समान अधिकार और न्याय की बात के बाद आज प्रधानमंत्री मुंबई के दौरे पर हैं, जहां वो मुस्लिमों के दाऊदी वोहरा समाज के एजुकेशनल कैंपस का उद्घाटन करने वाले हैं। वहां वो दाऊदी वोहरा समाज के लोगों से संवाद भी कर सकते हैं। दाऊदी वोहरा समाज में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी पैठ है। दूसरी तरफ पसमंदा मुसलमानों पर भी मोदी सरकार बार बार जोर दे रही है और उनके विकास और उत्थान की बात करती है। सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी की पंथ निरपेक्षता वाली रणनीति से मुसलमान उनके साथ आएंगे? क्या मोदी की रणनीति से हिंदू मुसलमान वाली राजनीति फेल हो जाएगी? सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिमों से संवाद से 2024 में बीजेपी की बात और आसान हो जाएगी? ऐसे ही तमाम सवालों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन पहले अभी तक का अपडेट। बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे, और मैं कहता हूं, अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। कहीं भी जाओ, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, अरे वही है आपको देश में। हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है। आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना, समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते? समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है। जब सरकार की मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो तो भेदभाव, पक्षपात टिक ही नहीं सकता। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं। मोदी जी की हमेशा ये रहती कि इशू को डाइवर्ट करना। सबका साथ, सबका विकास, ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना। इसी
इसी पर बात करेंगे जो आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि हिंदू मुसलमान करती है और तमाम राजनीतिक पार्टी आरोप लगाती हैं। उसको क्या नए ढंग से डिफाइन कर दिया है प्रधानमंत्री ने? क्या सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता जिसे कहते हैं उसका असली मकसद समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को फायदा पहुंचाना है? क्या इससे जो मुसलमान हैं वो और बीजेपी की तरफ झुकेंगे? बहुत कम परसेंटेज उनको वोट देता है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त शाजिया इल्मी जी, स्पोक्स राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ए.के. वाजपेयी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हैं। और मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से ही। राजपूत साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम सिर्फ यही सुनाई पड़ता है, और प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, वो धर्म की बात नहीं कर रहे, फायदा पहुंचे, यही सही पंथ निरपेक्षता है। क्या प्रधानमंत्री की इस डेफिनेशन से आप सहमत हैं? दीपक भाई, मुझे यहाँ पर बुलाया गया था आप इन्वेस्टर समिट के रिपोर्ट के लिए, और जो यूपी में इन्वेस्टर समिट हो रही थी। मेरी आवाज मुझे गूंज रही है। मैं ठीक करवाता हूं उसको, ठीक है ना? मुझे ये इसके लिए बुलाया गया था। मुझे इसके लिए कतई नहीं बुलाया गया था कि आप हिंदू मुसलमान की डिबेट करेंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर आप हिंदू मुसलमान की डिबेट कर रहे हैं तो मुझे अपने यहाँ से भी पूछना पड़ेगा। यही था, आपको क्या कम्युनिकेट किया गया मुझे नहीं पता, मैं अपनी टीम से पूछूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लॉजिकल सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उठाया है और उस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, आपके खुद के अध्यक्ष ने। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपको दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट कहता हूं। हेलो जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का कनेक्शन कट गया है। मैं सीधे शाजिया जी के पास चलता हूं। शाजिया जी, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीति करती है, क्या प्रधानमंत्री को ये उनका जवाब है? जी बिल्कुल पूरी तरह से। और अगर आप देखेंगे भी और समझेंगे कि जिस तरह से जन भागीदारी का पूरा माहौल है, समावेशी ग्रोथ का, तरक्की का, उसमें जो भी लाभार्थी हैं उनको इसलिए चिन्हित किया गया है क्योंकि वो मुस्तहक हैं, यानी कि हकदार हैं, डिजर्विंग है। इसलिए नहीं कि वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं या स्वर्ण हैं या अहिर हैं या जाट हैं या ठाकुर हैं या दलित हैं या अशराफ हैं, अरजाल हैं, अजलाफ हैं। तो ये जो कैटेगरीज बन गई हैं, और कुछ इसी तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बिल्कुल पूरी तरह से चरमराई हमारी पॉलिटिक्स से उभर कर निकाला है मोदी जी ने हम सबको। और इसीलिए मैं उनमें बहुत, मुझे ना सिर्फ यकीन है लेकिन विश्वास है कि जो पूरा जो आइडिया है, जो एक पूरा मोटो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वाकई में ये सबके लिए इतना जरूरी है क्योंकि हम लोग इतने बटे हुए हैं। और अगर हम लोग क्लास वाइज या हक के अधिकारों के जो मुस्तहक की कैटेगरी में अपने आप को देखें तो हम रियलाइज करेंगे कि ये बेमानी है ये आइडेंटिटीज। और इसीलिए आप देखेंगे मुस्लिम जन समुदाय में, अगर आप देखेंगे जनसंख्या के डिस्प्रोपोर्शनेटली कई जगह ऐसी हैं जहां पे मुसलमानों को ज्यादा फायदा मिला है। अगर उनकी आबादी 11 से 14% भी हो या 16% तक भी कहीं जा रही है, लेकिन हकदार जो हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे माइक्रो मुद्रा योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला स्कीम की बात हो, चाहे जनधन की बात हो, आप देखेंगे कि या आवास योजना की बात हो, आप देखेंगे 30 से 35% मुसलमान वहां हैं। तो ये क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि मुसलमानों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, ये भी मैं नहीं कहूंगी। मैं आपको सही बताना चाहती हूँ और मैं आपके जरिए दीपक जी सबको बताना चाहती हूँ, आप इतने जिम्मेदार और सीनियर एंकर हैं कि देखिए जो मुस्तहक है, जो डिजर्व करता है, जिसको जरूरत है, उसके घर में प्रधानमंत्री जी का जो नया भारत है, वो जो उसका वो जो सपना वो साकार करना चाहते हैं, उसी दृष्टि से वो काम हो रहा है। और इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। यही धर्म निरपेक्षता भी है और पंथ निरपेक्षता है। धर्म से बढ़कर पंथ, अलग अलग सेक्ट, अलग अलग तबका, अलग अलग फिरका, तो हर एक फिरके के लिए वही है, चाहे जो भी वो समुदाय हो। ठीक है, तो डॉक्टर अजीज खान है और यही असली सेक्युलरिज्म का मतलब है। डॉक्टर अजीज खान के पास चलते हैं। डॉक्टर अजीज खान जी,
पंथ निरपेक्षता की एक अलग डेफिनेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। क्या डॉक्टर अजीज खान उससे सहमत है? आपकी पार्टी उनकी पंथ निरपेक्षता से सहमत है? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि माननीय मोदी जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी साजिया जी कह रही कि जो भी स्कीम आता है वो मुस्लिम कम्युनिटी को भी उसमें भागीदारी मिलती है, उसमें उसकी हिस्सेदारी मिलती है। भाई हिस्सेदारी कौन देता है? ये मुसलमानों को या किसी भी कम्युनिटी को अगर जो भी स्कीम आता है उसमें अगर लाभ मिलता है या लाभान्वित हो रहे हैं वो लोग, तो ये संविधान ने हक दिया है कि आप उसे बाइफरकेट नहीं कर सकते। क्या आप संविधान का राइट भी नहीं देना चाहते हैं? पहली बात तो इसलिए जो आप कुछ करते हैं या जो सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, जो सरकारें हैं, अगर वो कुछ करती हैं और वो उससे सभी लोग अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो ये एक संविधान ने राइट दिया है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहीं ना कहीं इस चीज को बाकायदे लिखा है। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि साहब सबका साथ सबका विकास अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से माननीय मोदी जी जिस शिखर पर बैठे हैं, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, अगर वो ऐसी बात करते हैं तो निसंदेह हमें बिल्कुल खुशी है, हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। तकलीफ कहां होता है इस बात का कि माननीय मोदी जी या भागवत जी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल बनता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आप एमपी ले लें, एमएलए ले लें, हम जानना चाहते हैं मुसलमानों को कितना आप उनको कितना संरक्षित करते हैं, कितनी भागीदारी देते हैं? शून्य, कोई भागीदारी नहीं है। आप बयानों में आप देखें तमाम इनके बड़े नेता अलग अलग तरीके का बयान देते हैं जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा होती है। आप इस बात को देखिए कि इनके चुने हुए मंत्री बनाए गए मंत्री, आप देखिए कठुआ में गैंगरेप होता है, बाकायदा रैली निकालते हैं एक कौम विशेष के खिलाफ। आप झारखंड में देखिए इनके मंत्री समर्थन देते हैं जो बॉब लिंचिंग का आरोपी है उसके साथ में किस तरह उसे फूलमाला पहनाते हैं। आप देखिए बिल्किस बानो के जो आरोपी रहे उनके समर्थन में कुछ लोग कैसे इनके पर्दे जी कैसे निकल करके आते। सवाल इस बात का है कि अगर आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं और सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो करके भी दिखलाइए, सिर्फ बातों से नहीं होना है। सिर्फ संसद में भाषण देने से या पब्लिक प्लेस में वोट लेने के लिए अगर ऐसी बात आप करते हैं तो इसका ये बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हकीकत ये है इनके जो बड़े नेता हैं उस बात को नीचे स्तर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब मोहन भागवत जी बहुत बार बोले कि साहब हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, लेकिन क्या हो रहा है? वही आरएसएस के लोग, वही विश्व हिंदू परिषद के लोग और तमाम ऐसे लोग लगातार इसी तरीके से जहर की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं एक खास कौम, एक खास तबका उससे डरता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका शिकार होता है। ठीक है, इसी का जवाब ले लेते हैं। संगीत रागी जी, बड़ा साफ आरोप लगाया है आरएसएस के लोगों पे जो मिडिल लेवल के और लोअर लेवल के कार्यकर्ता हैं, और साथ बीजेपी के एमपी पर, बीजेपी के नेताओं पर कई बयान तो मैं भी आपको याद दिला सकता हूं जिसको लेकर खासी आपत्ति थी। अनुराग ठाकुर जी के बयान का कई बार जिक्र हुआ था, सीएए के वक्त गोली मारो। ये क्या डराने के लिए नहीं है? ये तर्क दे रहे हैं डॉक्टर अजीज खान। देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कही है और प्रधानमंत्री जी ने दिल से कहा है। यदि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी यदि बात कहते हैं तो उस बात की एक अपना वजन है, और शीर्ष नेतृत्व ने कोई ये पहली बार नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी का यदि आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो ये उसका एक मूल तत्व रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, अपीचमेंट टू नन। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक मानता रहा है कि इस देश का विभाजन ही मुस्लिम तुष्टीकरण का परिणाम रहा। मुसलमानों के आइडेंटिटी प्रश्न को इतना बढ़ाया गया आज़ादी के पहले कि वो एक खतरनाक राक्षसी स्वरूप लेकर के भारत का विभाजन करके, और भारत के विभाजन करने के पश्चात भी उस मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया। वो भारत विभाजन के पहले के नारे थे, चाहे वो उर्दू का सवाल लेकर के हो, चाहे वो आरक्षण का सवाल लेकर के हो, चाहे आइडेंटिटी के सवाल हो। भारत का मुसलमान भारतीय होकर के भारतीय मन से काम करे, इस पर किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? लेकिन भारत का मुसलमान भारत के अंदर अरब की संस्कृति को स्थापित करना चाहता है, वो निजाम मुस्तफा कायम करना चाहता है,
वो भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है। वो सर तन से जुदा होकर नारे खुलेआम लाखों लाख की संख्या में सड़कों पर आकर के उतर करके कहता है। जो हिंदू के भजन होते हैं, मैं आपको एक के बाद एक मुस्लिम पत्रकार ने अयोध्या के अंदर जो है मोहम्मद तनवीर ने भजन को मुजरा बोला। आफ्ताब ने मेरे ख्याल से शायद ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। इसको हम जी नहीं, ये आइसोलेटेड नहीं है दीपक जी। आइसोलेटेड वो इंसिडेंट है जिसमें काउ स्लॉटर को लेकर के हिंदुओं के कोई एक भीड़ ने आक्रामक कार्रवाई की है, वो आइसोलेटेड इंसिडेंट है। यदि सारे मुस्लिम इलाके संवेदनशील बन जाते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं और आज की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी के पश्चात भी वे सारे मुस्लिम इलाके संवेदनशील इलाके पुलिस की नजरों में है, तो ये सवाल पूछने का बनता है कि कहां से वो मानसिकता आती है। ठीक है, कौन सी ऐसी मानसिकता है? ठीक है, जब तक भारत का मुस्लिम समाज उस मानसिकता से बाहर नहीं निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है जो अंबेडकर जी ने कहा था, हिंदू मुस्लिम रिलेशन ऐसे नहीं, एक तरफा नहीं हो सकता है। ठीक है, अतीकुर रहमान साहब, क्या भारतीय मुसलमान हिंदू समाज चुपचाप बैठा रहे? ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक है, क्या संगीत रागी जी का आरोप है, हालांकि मैंने कहा कि वो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो आइसोलेटेड हो सकते हैं, छुटपुट हो सकते हैं, लेकिन क्या पृथकतावादी सोच अभी भी है मुसलमानों के अंदर? उनका आरोप यह है। यह धन्यवाद दीपक जी। संगीत रागी जी का ये कोई पहली बार नहीं है ये बोलना, और आज तो बहुत नपेतुले अंदाज में बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की राह में, मुसलमान और मोदी जी की राह में सबसे बड़ा अगर कोई खाई पैदा करने वाला है तो वो संगीत रागी जी और इनका ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस रहा है। हर शाम कोई कचर इन्होंने उठा नहीं रखी है जहां पर ये नहीं बोलते हो कि मुसलमान आतंकवाद और मुसलमान का कुरान आतंकवाद पढ़ाने वाला है। अब आप बताइए दीपक जी, दिल पर हाथ रख के बताइए, जब कोई एक पर्टिकुलर समुदाय को यह बोला जाता हो आरएसएस के द्वारा, संगीत रागी जी के द्वारा, कि आपका कुरान आतंकवाद पढ़ाता है, और वही कुरान मोदी जी कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। ये कौन सा दोगलापन है? ठीक है अतीकुर रहमान साहब, मैं साफ कर रहा हूं कि ये पहली बार आप जिस मजहबी किताब की बात कर रहे हैं वो बयान आपका है, मैं ये साफ कर दूं, जी न्यूज का नहीं। और हमारे यहाँ अलग अलग पैनल के अलग अलग विचार के लोग जुड़ते हैं, ये अतीक भाई का खुद का बयान है। जी कंक्लूड करिए आप। संगीत रागी जी का ये कॉल है हर शाम आप ही के चैनल पर कि कुरान में आतंकवाद लिखा हुआ है, पूछिए इनसे। और वही कुरान जब मोदी जी कहते हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूं इनका कॉन्ट्रडिक्शन, और ये मैं आपको बता रहा हूं मुसलमानों के बीच में और बीजेपी के बीच में खाई क्रिएट करना। कैसे उम्मीद कर सकती है बीजेपी कि मुसलमान मोदी जी का साथ देंगे जब ये संगीत रागी जी ये कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ आतंकी सोच रखता है। अतीकुर रहमान जी, संगीत रागी जी जवाब देना चाहते हैं और उनको जवाब देने का हक है। संगीत रागी जी, क्या आप ऐसा करते हैं जो आरोप आप पर अतीकुर रहमान लगा रहे हैं? देखिए दीपक जी, पहली बात तो कि व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए ये डिबेट नहीं होना चाहिए। मैं भी सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो। इसलिए अतीकुर रहमान की मैं घोर निंदा करता हूं। एक दूसरी बात, मैंने ये हमेशा कहा है कि कुरान की एक व्याख्या ने इस्लामिक आतंकवाद को जन्म दिया है। ये जो प्यूरिटन इस्लाम के नाम पर जो तबलीगी करते हैं, टेरर बॉम्बिंग का इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, जो आज लश्कर तैयबा करता है, जो जैशे मोहम्मद करता है, जो तालिबान करता है, वह भी एक धर्म ग्रंथ को की व्याख्या करके करता है। एक धर्म ग्रंथ की व्याख्या
अतीकुर रहमान करते हैं उससे निकलता नहीं है, लेकिन एक धर्म ग्रंथ की व्याख्या जो है वो तबलीगी करते हैं और डूरंड लाइन के दोनों साइड आतंकवादी पैदा होते हैं। वही मदरसे हैं जो आतंकवादी पैदा करते हैं। दीपक जी जवाब तो देना चाहूंगा इसे मैं। क्या समझा जाए? एक व्याख्या के कारण ही यदि आप ठीक है संगीत रागी जी, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। इस वक्त प्रधानमंत्री जी का काफिला जो है दाऊदी वोहरा समाज के एक एजुकेशनल कैंपस के अंदर जा रहा है और ये हम वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। संगीत रागी जी अपनी बात कंक्लूड करिए, मैं पिक्चर्स को थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहता था। देखिए, मैंने क्लियर कर दिया है इस बात को कि आपकी डिपेंड करता है आप कैसी व्याख्या करते हैं, और आपकी व्याख्या से ही ये आतंकवाद पैदा होता है, कहीं और से नहीं होता है, आसमान से नहीं पैदा होता है। मुझे जवाब देने सीरिया का में मौका मिलना चाहिए। नहीं, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। 85% मुसलमानों की ही हत्या मैं जवाब देना चाहता हूं इस पर। पूरी दुनिया में यदि आप रिपोर्ट लेंगे, प्यू रिसर्च का ये रिपोर्ट है, 85% मारे जाने वाले लोग कौन है? ये मुस्लिम लोग ही हैं। उनको मारने वाला कौन है? मुसलमान ही है। मारता क्यों है? क्योंकि वो कहता है कि मैं जो इस्लाम की व्याख्या कर रहा हूं वही सही व्याख्या है। हमारे पास रोते बिलखते हुए स्टूडेंट आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, बाकी जगहों से आते हैं, वो क्या करते हैं? ठीक है, यही व्याख्या करके इनको मारते हैं। ठीक है, और अतीकुर रहमान जैसे लोग दीपक जी छोटा सा जवाब पर अच्छी बातें करते हैं। नहीं, आप पूरा जवाब दीजिए अतीक भाई, मैं इसके बाद शादिया के पास जाऊंगा। अतीकुर रहमान जाकिर नाइक के साथ खड़ा था, ऐसे बदतमीज और टेररिस्टों के साथ ये आदमी खड़ा हुआ करके टेलीविजन पर बोलता था, और आज बहुत अच्छी बातें कर रहा है। चलिए, मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा व्यक्तिगत नातिक अतीकुर रहमान साहब, उनका यह कहना है कि इसी इंटरप्रिटेशन के चलते लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन बने हैं। क्या उनका इंटरप्रिटेशन ठीक है? और ऐसा क्यों होता है कि उन्होंने सही एग्जांपल दिया, भाई डूरंड लाइन के दोनों तरफ आतंकवादी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बताओ ना मुझे, बताओ क्या इंटरप्रिटेशन है? दीपक जी जवाब, दीपक जी छोटा सा जवाब। हाँ दीजिए ना, दीजिए, आप बड़ा सा दीजिए, फिर मैं शादिया के पास जाऊंगा। दीपक जी, कुरान या किसी भी धर्म की व्याख्या करने के लिए आप किसके पास जाएंगे? आप उस धर्म गुरु के पास जाएंगे। अगर गीता के किसी श्लोक से मुझे ऑब्जेक्शन है तो मैं गीता के एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। अगर कुरान की सही व्याख्या आपको चाहिए तो आप पाकिस्तान के टेररिस्ट से आप व्याख्या लेते हो। आप मौलाना अबुल कलाम आजाद से क्यों नहीं व्याख्या लेते हो? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या व्याख्या की है एक धिम्मी की, एक नास्तिक की और एक हिंदू की, काफिर की? आप मौलाना अबुल कलाम आजाद का काफिर का इंटरप्रिटेशन देखिए, ठीक है, पाकिस्तान का काफिर का इंटरप्रिटेशन आप देखते हैं। ये है आपका फेल। सुन रहे हैं? ठीक है, 30 सेकंड आपको, फिर मैं शादिया के पास जाऊंगा। दीपक जी, दुर्भाग्य है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद इस देश को नहीं बचा सके। दुर्भाग्य है कि उनकी बातों को मानने के लिए मुसलमान नहीं खड़ा था। मुसलमान जिन्ना को पसंद किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं पसंद किया। मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान जो है तो नहीं किया वो जनाब। सड़कों पर नंगा नाच कर रहा है। हमको तो बख्श दीजिए, जिन्होंने पसंद किया उनके ऊपर तो बमबारी कर चुके हैं आप। अल्जीरिया की सड़कों पर नंगा नाच हमने नहीं किया पसंद पाकिस्तान को, हमने टू नेशन थियरी को ठुकराया। आप इसको अप्रिशिएट करेंगे? तुम बताओ कौन नंगा नाच कर रहा है? हमने टू नेशन थियरी को हमने ठुकराया, आप इसको अप्रिशिएट कब करेंगे? आपके दादे परदादे वही काम जो बांग्लादेशियों के साथ पाकिस्तान ने किया वो आरएसएस आज के मुसलमान के साथ करना चाहता है। जन्म दिया और बाप दादों ने इस देश को तोड़ा। सर सैयद ने कहा था, सर सैयद ने कहा, तो जिन्होंने दिया, जिन्होंने दिया सब चले गए, जिन्होंने दिया सब चले गए। हमको तो बख्शिए ना, अरे हमको बख्श दीजिए जनाब। हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसमें मरना चाहते हैं और इसके लिए मरना चाहते हैं। इसी मिट्टी के लिए हम मरना चाहते हैं। मौका देंगे आप या इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहेंगे? मिट्टी के लिए मरता हिस्ट्री को पैकेज बना के इल्जाम लगाते रहेंगे?
आप भारत के मुसलमानों को क्यों उस दलदल में झोंकना चाहते हैं? जाकिर नायक की चाकरी करते हो तुम। अरे जाकिर नायक को लेकर आके सजा दीजिए ना। इसके बाद आकर के टेलीविजन पर कहाँ छुपा के रखा है आपने जाकिर नायक को? हमको बता दीजिए। मैं अब जो इल्जाम है थोड़ा व्यक्तिगत स्तर के हो रहे हैं, मैं सीधे शाजिया के पास चलता हूं। शाजिया, क्या प्रधानमंत्री की ये कलीमुल हाफिज साहब जुड़ गए हैं AIMI के ओवैसी साहब की पार्टी की AIMIM के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। मैं सीधे शाजिया के पास चलता हूं। शाजिया जी, क्या प्रधानमंत्री का ये हाथ बढ़ाना या ये कहना कि सबका साथ सबका विकास ही असली पंथ निरपेक्षता है, क्या ये कोशिश भी बेकार जाएगी? क्या मुस्लिमों का एक बड़ा तबका उनकी इस बात को समझेगा कि भाई PM आवास योजना में हिंदू को घर मिला, मुसलमान को मिला, उज्ज्वला का सिलेंडर हिंदू को मिला, मुसलमान को मिला, और यही वो कहने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, मुसलमान किसके साथ होते हैं उसके लिए समझना जरूरी है कि क्या मुसलमान अपने साथ हैं, मोदी जी के साथ हों या भाजपा के साथ ओवरऑल हों, या RSS से सिर्फ नफरत में वो पूरी तरह से मशगूल हों, ये अलग बातें हैं। क्या देश का मुसलमान, देश के हर एक और नागरिक जो है वो क्या उसको अपने आप से मोहब्बत है, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने घर की तरक्की से? अगर उसको वाकई में अपनी तरक्की में उसको एक फ्यूचर या मुस्तकबिल नजर आएगा, तब वो मोदी जी के साथ होगा। अगर उसको वो चाहता है, और इसीलिए बहुत जरूरी सवाल उठाया गया है, मौलाना आजाद की बात की, और वो तकरीर में चाहूंगी अतीक साहब भी पढ़ें और अजीज साहब भी पढ़ें, और वही जो अलगाववादी सोच जिसने विभाजन की स्थिति को बनाया था, उसी तरह की स्थिति, अलगाववादी सोच, नफरत से भरी सोच, बांटने वाली सोच, अलहदगी की सोच, हम अलग हैं, हम अलग हैं, वही सोच जो है अभी भी हम देख रहे हैं अपनी सियासत में। और मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसके लिए मानती हूं इन्हीं पार्टियों को जो अपने को सेक्युलर कहते हैं। जो अजीज जी की पार्टी लगातार तुम मुसलमान हो तो संविधान तो बचाने आता है। अजीज साहब कह रहे थे देश का आईन, देश का संविधान ही तो हमें अपना हक दिलाता है। कम से कम ये कोशिश तो है कि इन स्कीमों में मुसलमानों को जोड़ा जाए। और यही नहीं, क्या कोई भी पटवारी, कोई भी तहसीलदार, कोई भी DM, कोई भी CM ये कर सकता है हमारे देश में कि मुसलमानों के खिलाफ कोई पक्षपात हो? लेकिन यही रोना पीटना मचाते रहते हैं, मोदी जी का नाम लेते रहते हैं, ये जानते हुए, जो आपने खुद ही कही बात की देश का संविधान कहता है, और आपने मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात की। हमारे यहाँ तो सेपरेट इलेक्टोरेट है नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान MP हो, उसका फर्ज है कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक इंसान की नुमाइंदगी करना, ये आप जानते हैं। लेकिन तब भी आप कह रहे हैं मुसलमान कहाँ हैं? क्या इससे फर्क पड़ेगा? हर एक पार्टी, आपसे पूछा जाता है कि मुसलमानों को क्यों दिलवाते हैं टिकट, या क्यों मुलायम सिंह की पार्टी ये करती है जो यादव बहुल इलाके हैं वहां मुसलमानों को दे देती है, या आपके परिवार के जो होते हैं? देखिए, यूपी की असलियत जो है ना, मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। अजीजा भी आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ। और देश में ही सेक्युलर पार्टीज क्या कर रही हैं, तो बेवकूफ कतई ना बनाइए, कम से कम मुसलमानों को तो ना बनाइए। मैं सीधे कलीमुल हाफिज के पास चलता हूं। डॉक्टर अजीज साहब, एक मौका कलीमुल हाफिज जी को देना बनता है क्योंकि उन्होंने अभी तक बोला नहीं है। कलीमुल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी दाऊदी वोहरा समाज के एक एजुकेशनल कैंपस का उद्घाटन करने गए हैं। जो उनके लीडर हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये देखिए, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है दाऊदी वोहरा समाज, और प्रधानमंत्री इससे पहले भी उनके कई कार्यक्रमों में गए हैं, इंदौर में गए। मोदी ने मुंबई में यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। का उद्घाटन किया और इस अवसर पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। ठीक है, तो आपने देखा प्रधानमंत्री की ये तस्वीर। चलने दीजिए, हम अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं और सीधे कलीमुल हाफिज साहब के पास चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपना हाथ बढ़ाया है, लेकिन हाफिज साहब, आपकी पार्टी ये क्यों कहती रहती है, देखिए बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है, मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को ये हो जाएगा, देश से निकाल देंगे, ये कर देंगे। अरे एक की भी नागरिकता गई कलीमुल हाफिज साहब? देखिए, बीजेपी के खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी जब बजट पेश हुआ
तो जो अल्पसंख्यक मंत्रालय जिसका पहले से बजट बहुत कम था, 0.1% था, उसको भी कट करके अब 38% कट कर दिया उसमें। और कट भी क्या किया, मासूम गरीब मुसलमान, खासतौर से पिछड़ा मुसलमान जिसके लिए पसमानदा कहते हैं, उसके जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, उनको पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती थी, इस सरकार ने उसको उसका गला घोटा, उसको खत्म कर दिया। इतनी तो ये असहनशील या असंवेदनशील सरकार है। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं कि जो इस सरकार के कारनामे हैं, 59 मंत्रालयों में 26 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें एक भी मुस्लिम क्लास A+ का ऑफिसर नहीं है, एक भी लोकसभा में MP नहीं है, 75 मंत्रियों का जो जंबो मंत्रिमंडल है उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। पहले कम से कम नाम के लिए ही सही मुख्तार अब्बास नकवी और सैयद शाहनवाज, उनको भी इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद चलिए कि ना किसी सेंसिटिव पोस्ट पर है, क्या ऐसा जब से आजाद हिंदुस्तान हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुसलमान हर क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे, चाहे वो सेना हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो कोई टेक्नोक्रेसी। अब सवाल क्योंकि ये सरकार तो बिल्कुल उनके खिलाफ सारे काम करती है। अगर मैं सिंबोलिज्म की बात भी करूं, चूंकि बोहरा कम्युनिटी हमारे मुसलमानों में बहुत थोड़ी सी कम्युनिटी है, मुश्किल से होगी तो आधा % होगी, लेकिन उस सिंबोलिज्म की बात करिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री किसी सिख समुदाय में जाते हैं तो पगड़ी पहन लेते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो उनका चोगा पहन लेते हैं, जब किसी और जैनी में जाते हैं तो उनका पहनावा पहन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या टोपी पहनेंगे? पहनी है इन्होंने? क्या उनको किसी को गले लगाया इन्होंने? नहीं। ये प्रधानमंत्री सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। बीच में इन्होंने एक पसमानदा मुसलमान की बात लिया है। अरे पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हो तो आप उनको फायदा पहुंचाओ ना, ठीक है। उनको दलित मुसलमान है, उनको भी वही दलित हिंदू को फैसिलिटीज है आर्टिकल 341 में, उनको भी दो ना। आप उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म करो, तो वो खत्म नहीं करेंगे, बजट इनका कम कर देंगे। एजुकेशनल खासतौर से जिनकी स्कॉलरशिप है वो खत्म कर देंगे। जो हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप थी, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप की, वो खत्म कर देंगे। मैं इसका जवाब दूंगा, मैं आपका हाथ भी देख रहा हूं, लेकिन AK वाजपेयी जी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। हाफिज साहब रुक जाइए, अब मेरे पास एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, वो मैं बता दूं। आपने अपनी बात रखी, पॉइंटेड तरीके से रखी, लेकिन वित्त मंत्री का क्या बयान आया है बजट के प्रस्ताव पर? जो बजट पेश हुआ था उसका जवाब दे रही थी। बजट पर उनका बयान है, बजट पर नफरत की बातें न करें, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। बजट में किसी से भी भेदभाव नहीं किया गया, ये भी वित्त मंत्री ने कहा है। सबका साथ सबका विकास मेरा जवाब है, नाटक करने वाले लोगों को यही जवाब है, ये खुद वित्त मंत्री जी ने कहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बजट में एलोकेशन के कारण हम एक कम्युनिटी के नफरत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नाटक करने वाले से यही है जवाब मेरा। ठीक है, सीधे मैं यहां से वाजपेयी साहब के पास चलता हूं। वाजपेयी साहब, कलीमुल हाफिज साहब ने कई आरोप लगाए। उनका कहना है भाई अल्पसंख्यकों का तो इस सरकार ने ख्याल ही नहीं रखा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ सबका विकास, यही असली पंथ निरपेक्षता है। आ रहा हूं संगीत जी मैं आपके पास। देखिए चौरसिया साहब, आप याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार चुन के आए थे तो पार्लियामेंट में जब एंट्री की तो माथा झुका के संविधान के आगे उन्होंने अपना माथा झुकाया। और देखिए सरकार 2014 से जो अब तक 9 साल होने को आ गए, संविधान के हिसाब से ही चल रही है। संविधान के में सभी धर्म है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, और सबको बराबर देखा जाता है। कहीं जरा सा भी लेस मात्र भी उसमें विरोधाभास नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अभी इन्होंने कहा कि जी बजट कम कर दिया। देखिए बजट कम करने की जो कंपल्शन है वो खाली आपके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की नहीं है, सब्सिडीज का बजट कम किया गया है। सभी मतों में सब्सिडीज जो जाती थी उसको थोड़ा सब जगह कम किया है। तो चश्मे का नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। एक उदाहरण मुझे दे दो जिसमें यह कहा गया हो कि मुस्लिम कम्युनिटी हैज बीन एक्सक्लूडेड, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को किसी स्कीम से बाहर कर दिया गया हो।
9 साल में एक उदाहरण अगर कोई दे दे, ये बताइए किसी का 38% सरकार कोई भी होगी, मुसलमानों को कम क्यों हुआ, ये बताइए आप। अरे हम क्या, हाँ जवाब दे रहे हैं ना, मुसलमानों का कम नहीं हुआ। मैंने फिर कहा, देखिए सब्सिडीज जो जाती थी, स्टाइपेंड जो जाते थे, स्कॉलरशिप जो जाते थे, प्लीज अंडरस्टैंड, वो धीरे धीरे बजट में कम इसलिए क्या है क्योंकि हमारा कर्जा बढ़ा है, हमारा घाटा बढ़ा है और ग्रोथ को बढ़ाना है, उसके लिए एक्सपेंसेस कहीं और करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में करने होंगे। ये बजट का मैनेजमेंट होता है। 9 साल में आप एक एग्जांपल मुझे दे दीजिए जहां मोदी जी आप सुनेंगे नहीं, अरे आपको कहना चाहिए अरे सुनेंगे नहीं तो कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही सरकार नहीं कर सकती भाईजान, सरकार किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सरकार बिल्कुल, आप समझेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी, यही तो गड़बड़ है समझने का। सरकार किसी भी धर्म संप्रदाय या जात के नाम पे मतभेद नहीं कर सकती है। कोई तो सर बताइए ना, 38% क्यों बजट कम कर दिया? किसी कहीं का मिसाल दीजिए, 38% नहीं कट किया हो, आप मिसाल दीजिए। बार बार जवाब थोड़ी दूंगा, बार थोड़ी जवाब दूंगा। ठीक है, मैं शादिया के पास चलता हूँ। करीम साहब आपने अपनी बात कही, शादिया के बाद मैं अजीज खान और फिर उसके बाद संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। शादिया, ये जो आरोप लगा रहे हैं वही बात फिर से दोहरा रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, सिंबोलिज्म के नाम पर भी अल्पसंख्यकों को मैंने कैबिनेट के अंदर नहीं रखा। इनके इस आरोप को आप किस तरह लेती है? एक ही वो राग लाग रहे हैं। विभाजन से पहले जो कुछ लोग करते थे, कुछ चंद मुसलमान करते थे वही, और ये दुष्प्रचार है पूरी तरह से। बजट असल में डबल हुआ है माइनॉरिटीज के लिए, और इस बार स्कॉलरशिप के लिए क्योंकि कम हुआ है, जो वजीफे मिलते हैं उसकी वजह है क्योंकि एक्सपेंसेस कट किए जा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर किसी सरकार ने सबसे ज्यादा वजीफे दिए हैं, जो स्कॉलरशिप्स दी हैं, तो वो मोदी सरकार है, खास तौर से मुसलमान बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए खास तौर से। इसीलिए जो ड्रॉप आउट रेट है मुसलमान बच्चियों का, वो दरअसल बहुत कम हुआ है, 40% कम हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा स्कूल होंगे, वहां पे शौचालय होंगे तो बच्चियां जा पाएंगी। तो अगर अच्छी रोड बनती है या अच्छा स्कूल बनता है तो वहां हिंदू बच्चियां, मुसलमान बच्चियां सब जाएंगी। तो मुसलमानों का असल में अपनी, मैंने जैसे कहा कि ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा, इनका क्या है, और इसीलिए मैं इनके लिए कहना चाहती हूँ, सुनिए आप लोग, मौलाना आजाद से की बात को मानिए। मैंने हमेशा कहा और आज फिर कहता हूं कि नफरत का रास्ता छोड़ दो, शक से हाथ उठा लो और बदअमली को तर्क दो। ये 3 धार का अनोखा खंजर लोहे की उस 2धारी तलवार से तेज है, जिसके घाव की कहानियां मैंने तुम्हारे नौजवानों की जबानी सुनी है। तो बार बार वही, ये मौलाना आजाद ने कहा था देश के मुसलमानों से कि कहां पे हो, और वही सोच हम सुन रहे हैं। और मैं देश के मुसलमानों से कहूंगी आज खास तौर से इन जैसे नेताओं को पूरी तरह से इनको जो है आप बिल्कुल दरकिनारे कीजिए। ये आपकी खुशहाली के रास्ते आ रहे हैं। हमारे हिंदू भाई बहन, सिख भाई बहन, मुसलमान भाई बहन एक देश के नागरिक हैं और इसलिए हकदार हैं। ठीक है हाफिज साहब, 20 सेकंड, फिर मुझे डॉक्टर अजीज खान के पास जाना है, जल्दी से जवाब दीजिए, 20 सेकंड। मौलाना, मैं इनको बताना चाहता हूं, मौलाना आजाद ने ये जो पंक्तियां कही हैं, ये इन्हीं के लिए कही थी, क्योंकि जब मुल्क आजाद हो रहा था तो नफरत के जो अलंबरदार थी आरएसएस, उस जमाने में जनसंघ थी, हिंदू महासभा की पार्टी थी, पार्टीशन के बाद लाल किले में कहा था 2 प्रदेशों में। चलिए 75 साल पुरानी बात, आज की बात कर लेते हैं, आज की बात कर लेते हैं। देखिए इतिहास में जाएंगे तो हाफिज साहब आपके पास भी कहने के लिए होगा, शादिया के पास और ज्यादा होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वोहरा समाज के जो लीडर हैं उनसे मुलाकात करते हुए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कैंपस का उन्होंने उद्घाटन किया है। सीधे चलता हूं डॉक्टर अजीज खान के पास। डॉक्टर अजीज खान बताइए, आपकी बीजेपी का आरोप है कि आपकी ये तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स असल में मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान करती है या अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा नुकसान करती है, आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, 2-3 बातें करनी है। ये समाजवादी कर रही है शाजिया जी, इनको शायद पता नहीं कि समाजवादी का जो फलसफा है वो यही है कि मस्जिद की अज़ां हो या शिवालय का सजर हो, अपनी तो ये हसरत है किसी तरह शहर हो, किसी तरह शहर हो। अरे सुनिए ना मेरी बात, सुबह की तलाश है, सुनिए। मैं कहना चाहूंगा अभी एजुकेशन पे बात हो रही है, एजुकेशन पे बात हो। अरे सुनिए ना, अरे सुन लीजिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप जिम्मेदार हैं। आप
आप कह रहे हैं एजुकेशन, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र की जो रिपोर्ट की जो आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ कहा गया कि साहब मुसलमानों का जो स्टेटस है वो दलितों से भी बदतर है। सुन लीजिए आप थोड़ा मौका दें। एजुकेशन के बारे में कहा गया साहब बहुत ही एजुकेशन कम है। दीपक जी इनको रोकिए पहले, हम इनके साथ अच्छा शाजिया उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। डॉक्टर अजीज खान कंप्लीट करिए। शाजिया प्लीज, शाजिया रुक गई है, बोलिए। मुझे संगीत रागी जी के पास जाना है। सर मुझे कंप्लीट करने बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप देखिए जिस एजुकेशन की कमी है मुस्लिम कम्युनिटी में, एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास और कह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, हम साहब उनको साथ लाना चाहते हैं, उनके एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप नहीं चाहते मुस्लिम बच्चा पढ़े, पहली बात। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूं, संगीत रागी साहब कह रहे थे कि भारत का मुसलमान भारतीय होकर काम करे। साहब ये कौन सा फार्मूला है, भारतीय होकर काम करे? क्या वो भारतीय नहीं है? दूसरी बात मैं दावा करता हूं, मैं कहता हूं पाकिस्तानियों क्या काम करेगा मुस्लिम कम्युनिटी, क्या पाकिस्तानियों क्या काम करेगा? मुस्लिम कंट्री, अरे भाई आप सुनी नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम राष्ट्र फिलिस्तीनियों के काम करेगा या पाकिस्तानियों के? भारतीयों के तो करेगा काम मिलने के लिए, वो भारतीयों के तो करेगा काम। अकल बड़ी की भैंस, ये महिलाएं चिल्ला रही है, उसका फायदा उठा रही है। सुनी नहीं भारतीय उन्होंने लॉजिकल बात की। भाई भारतीय मुसलमान भारतीय होकर बात न करे तो किस देश का होकर बात करे? संगीत रागी जी ने यही तो कहा है। अरे हमें बात रखने दीजिए, हमें 10 सेकंड दे दीजिए। पूरा क्यों करेगा? क्यों करेगा? या क्यों करेगा? अब दीपक जी आप वरिष्ठ शाजिया प्लीज को कंक्लूड करने दीजिए, प्लीज कंक्लूड करने दीजिए। बात कंप्लीट नहीं करने दे। दीपक जी मेरा 2 निवेदन है कि आज मुस्लिम राष्ट्र खाड़ी राष्ट्र, अरे खाड़ी भाई बात सुनिए ना, खाड़ी देश लगातार माननीय मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया, तमाम सम्मान दिया, सम्मानित किया, अबू धाबी में यहां तक मंदिर बनाने की जगह तक दी। मैं कह रहा हूं मुसलमान तो बहुत लीनियंट है, वो आपसे हाथ मिलाना चाहता है, आपसे कदम मिलाना चाहता है, लेकिन आप बात क्या करते हैं? आप नफरत की बात करते हैं। रागी साहब क्या करते हैं? नफरत की बात करते हैं। वाजपेयी जी भी साथ में आकर नफरत की बात करते हैं। अरे भाई आप दोस्ती का हाथ बढ़ाइए ना, लेकिन वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। रागी जी आप पर आरोप है कि आप नफरत की बात करते हैं और दूसरा आपके खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग है। क्या कहेंगे संगीत रागी जी? दीपक जी मैं सिर्फ इनकी सच्चाई से इनको वाकिफ कराता हूं, आईना दिखाता हूं। यदि आप अल्पसंख्यक बात करते रहेंगे तो बहुसंख्यक समाज बहुसंख्यक के नाम पर पोलराइज जरूर होगा। यदि आप भारत के अंदर निजामे मुस्तफा की बात करेंगे, और ये सच्चाई है, भारत का मुसलमान सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम कंट्री को देकर के धमकाता हो भारत का मुसलमान कि मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे। ये असउद्दीन ओवैसी की पार्टी का कहना था। असउद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक व्यक्ति गणेश परिक्रमा में भाग ले लेता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है, और प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि ये मुसलमानों की टोक। मुझे कोई इसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या दाऊदी बोहरा को ये मुसलमान समझते हैं? नहीं। अहमदिया को मुसलमान समझते हैं? नहीं। सिया को मुसलमान समझते हैं? नहीं। ये मुस्लिम स्कॉलर जो बैठा हुआ है अतीकुर रहमान, इसकी व्याख्या में वो लोग मुसलमान नहीं है, उसकी व्याख्या में वो काफिर हैं। पूरा इस्लाम के इतिहास में वो काफिर के तौर पे उनको व्यक्त किया जाता है। ये मैं पूरी इस्लामिक हिस्ट्री की बात कह रहा हूं। अहमदियों को काफिर की दृष्टि से देखा जाता है, ये बोहरा समाज को काफिर की दृष्टि से देखा जाता है। ये इनकी इस्लाम की व्याख्या है। और ये आकर के आदमी बैठा हुआ अतीकुर रहमान जो जाकिर नाइक वीडियो में कहता है कि भाई तुम ये तो हमारा मैंडेट है हमारे धर्म ग्रंथ का कि इन काफिरों की हत्या करो, और ये आदमी आकर के बैठ करके मीठी मीठी बातें करता है। मेरा बहुत साफ कहना है, इस देश से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का बंटवारा बंद करो। यदि अल्पसंख्यक और मुसलमान की दृष्टि से सोचेगा तो हिंदू की दृष्टि से सोचने के लिए मजबूर होगा। ठीक है, अतीकुर रहमान साहब से जवाब ले लेते हैं। इस्लामाइजेशन हो चुका है, भारत का इस्लामीकरण होने के कारण ही पाकिस्तान बना, बांग्लादेश टूटा, और भारत का हिंदू समाज और टूटने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसको अपने ही देश में राम और कृष्ण के मंदिर बनवाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। इससे बड़ी लज्जा और शर्म की बात क्या हो सकती है? और मुसलमान औरंगजेब बाबर उसके कुकर्मों को चाहता है कि वो मान करके कि उनके बाप दादों ने ऐसा बहुत गौरवशाली परंपरा का
अनुवाहन किया है उसी के साथ खड़ा होता है, और इन्हें लज्जा भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आता। ठीक है अतीकुर रहमान साहब, बड़ा गंभीर आरोप है आप पर यह कि आप लोग खूब मतलब इस्लाम में अगर देखा जाए तो आपके यहाँ 72 फिरके हैं, 72 के 72 हिंदुस्तान में रहते हैं और किसी देश में ये तमाम फिरके साथ में नहीं रहते। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या आप अहमदिया और दाऊदी बोहराओं को मुसलमान मानते हैं? इस पे एक दो टूक जवाब दे दीजिए। दीपक जी, यस दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा प्यारा सा जवाब है मेरे पास, अगर आप कबूल करें तो। चाहे वो बोहरा मुसलमान हो, चाहे वो 72 फिरके हो, चाहे संगीत रागी जी हो और चाहे दीपक चौरिया साहब हो, हम सब भारतीय हैं। और इसी से जुड़ी हुई मैं 3 पॉइंट आपके सामने रखूंगा शाजिया जी। अगर मैंने आपकी बात मान ली पॉजिटिवली कि बजट घटाया गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस व्हाट यू थिंक इज वेरी मच गुड, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं या कोई भी वजह हो सकती है, आप बुनियादी बातों के ऊपर ध्यान दे दीजिए शाजिया जी। पॉइंट नंबर 1 दीपक जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी राइट्स एश्योरेंस की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या एश्योरेंस दिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी देकर मुसलमानों ने जो कौमी एकजहती की मिसाल पेश की है, इसको आप कभी भूलना नहीं। दूसरा पॉइंट और यह भी दूसरा पॉइंट, जिन्हें लगता है कि दूसरा भारत में न्याय नहीं पॉइंट, मिल रहा है वो पाकिस्तान जाने के लिए दूसरा पॉइंट दीपक जी देख रहे हैं हड़बड़ाहट कहाँ है? पटेल ने कहा था दीपक जी देख रहे हैं हड़बड़ाहट कहाँ हो रही है? पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा ये हड़बड़ाहट है इनकी, पहले तो भारत का विभाजन ये कर इनकी दिया हड़बड़ाहट है। विश्वास किया जाए। देख लीजिए दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा था दीपक जी एक्सपोज हो गए आज संगीत रागी जी, एक्सपोज हो गए आप। कैसे कहा जा सकता है? यू आर एक्सपोज टुडे, अरे यू आर एक्सपोज टुडे दीपक जी, देख लीजिए। दूसरा पॉइंट, you will remain always a Maulana. दूसरा पॉइंट You don't need to be exposed. You were दीपक जी, दूसरा पॉइंट, You are a Maulana, for you दूसरा there is point. no like Vasudhaiva Kutumbakam. You believe in self and others. That is the tragedy. दीपक जी दूसरा पॉइंट, You don't consider the entire humanity as one. दीपक जी आपके दूसरा लिए ईमान पॉइंट, वाला और गैर ईमान वाला होता है। भारत में ईमान वाला और गैर ईमान की व्याख्या हम नहीं करते हैं। आपके लिए काफिर और ईमान वाला होता है, हम नहीं दीपक जी व्याख्या दूसरा करते हैं। पॉइंट, अगर काफिर और ईमान वाले की बात होगी तो वहां पर हिंसा और उस संविधान की बात हो रही है जिस संविधान को आरएसएस नहीं मानता है। अरे छोड़ो ना वो यार। संविधान कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी। उस माइनॉरिटी स्टेटस को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तीसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी। Tell me one Muslim तीसरा country. पॉइंट मैं दीपक बहुत जी, क्लियरली बोलना चाहती हूँ। देखिए तीसरा शायद पॉइंट संविधान दीपक को जी, समझते नहीं है भाई साहब। संविधान की बात हो रही है। देखिए भारत के सेंट्रल अंदर ब्रांच tolerance- कमीशन के तहत तीसरा पॉइंट मेरा बाकी है शाजिया जी, यही तुम्हारा सेकुलरिज्म है। शाजिया जी यही मेरा तुम्हारा तीसरा सेकुलरिज्म है। पॉइंट बाकी आप है। जानते नहीं है अतीक साहब, आप सीख रहे हैं पर आप जानते नहीं कुछ भी। देखिए तुम्हारे हमारा जगह देश पर का जाते हैं। संविधान एजुकेशन अरे, के मामले में कौन आप- सीख रहा आप है? सुनिए, कौन सीख रहा है? जब तक सेंट्रल मेरा तीसरा अरे, आप पॉइंट क्या बोल रहे हैं बाकी है अतीक साहब? अभी। आप नहीं जानते हैं शाजिया जी, मेरा तीसरा पॉइंट बाकी आप है। गलत बोला, आपके दोनों पॉइंट मेरा गलत थे। तीसरा पॉइंट आपके दोनों पॉइंट का जवाब ले लीजिए शाजिया से, संवैधानिक तौर उसके पर बाद मैं आपका भी तीसरा पॉइंट सुन लूंगा। करिए। संक्षेप में रखते एक बात एक तो करके देखिए- दोनों एक दूसरे का देखिए- जवाब दे दे, मुझे जी, कोई बहुत- दिक्कत बहुत नहीं है। लंबा बोल रहे हैं अतीकुर अतीक साहब साहब और- इतना लंबा नहीं, ठीक है देखिए शाजिया। आप दोनों बातें भाई देखिए आप इतने चीख कर और इतने ज्यादा घसीट कर और इतने विस्तार में बोल रहे हैं, वो भी झूठ, मतलब दुष्प्रचार। शायद आप समझे नहीं है, झूठ नहीं होगा अतीक साहब, आपकी मैं इज्जत करती हूँ। सबसे पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट की आपने बात की, आप ये जानते हैं कि 1935 से बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी तो ये मिलजुल कर ये फैसला लिया गया कि जो भी नुमाइंदगी करेगा किसी भी जगह पे, कम से कम अगर उसको हम लोग इस नजरिए से देखेंगे कि वो हिंदू है या मुसलमान, तो उसी नफरत को वापस ले आएंगे। ये बात तो खुद नेहरू जी ने कही है, बेगम रसूल ने जो अकेली मुस्लिम महिला थी उन्होंने तक कही है।
दूसरी बात आपने अभी भी कही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और आपने अलीगढ़ एएमयू का बात की। देखिए सबसे बड़ा झूठ है। आप देखेंगे अगर यूजीसी को या सेंट्रल ग्रांट्स को आप देखेंगे कि देश का संविधान इजाजत नहीं देखा। देखिए स्टेट से जो फंड आता है या जो वो किसी भी तरह से धार्मिक संस्थाओं को जाए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अपने चला सकते हैं। यानी कि अगर आपको अगर खोलना हो इंस्टीट्यूट तो आप वो खोल सकते हैं, जैसे कि सिख स्कूल्स हैं और मजहबों के स्कूल्स हैं, पर आप ये नहीं कर सकते जो स्टेट से फंड आ रहा है या सेंटर से फंड आ रहा है या यूजीसी के तहत आ रहा है या सेंट्रल कमेटी के तहत आ रहा है, सेंट्रल ग्रांट से, तो वो दिया जाए माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के लिए। वो नहीं है तो आप गलत है समझ रहे हैं। और ये तो बहुत बार इसमें तय हो चुकी है ये बात। जो भी लोग ये वर्गलाते हैं और कहते हैं कि एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ऐसे मुसलमानों के लिए, वो दरअसल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल अतीक भाई मेरा है संवैधानिक ढांचे में। एक सवाल मेरा है, फिर मैं वाजपेयी जी के पास भी जाऊंगा, संगीत जी भी बैठे, हाफिज साहब भी बैठे। एएमयू के अंदर जो है दलितों को आरक्षण कब मिलेगा? नहीं है। यस दीपक जी, मैं लगातार संगीत रागी जी की बात सुन रहा था, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो संगीत रागी जी तो मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा और इल्जाम लगा रही है शाजिया दी कि मैं चिल्ला रहा हूं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर करें आप। और इससे संगीत रागी जी एक्सपोज हो रहे हैं। मुसलमानों को माइनॉरिटी मानने को ही तैयार नहीं है ना शाजिया जी और ना संगीत रागी जी। सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी कहते हैं ये। भाई साहब मैं माइनॉरिटी नहीं हूं। संविधान का उल्लंघन नहीं है। नहीं अपने लिए बोलिए। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मैं नहीं कतई नहीं हूँ। आप होंगे माइनॉरिटी भाई साहब, मैं तो नहीं हूँ। सॉरी, मैं अपने को माइनॉरिटी नहीं मानने को तैयार हूँ। मैं तो किसी भी नागरिक की तरह बराबर की जो इसलिए मैंने सरदार पटेल का एश्योरेंस दिलाया था। आप कौन है? एक्सपोज हो गई यहाँ। सोचा नहीं होगा कि देश विभाजन के बाद मैं बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं हूँ। मैं बराबर की हकदार हूँ। बराबर की हकदार है। आपका दर्जा हटा रहे हैं, माइनॉरिटी कर रहे हैं। सब लोग अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, अतीक भाई आपने अपनी बात कह ली, अब जवाब ले लीजिए। आपने अपना तीसरा पॉइंट कह लिया, पहले संगीत रागी जी, फिर शाजिया और फिर वाजपेयी साहब। अतीक भाई कह रहे हैं कि माइनॉरिटी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी उसको संगीत रागी जी ने रखा है। संगीत रागी जी, आप जानबूझकर नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी को, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस मिला है। दीपक जी, मैं किसी संगठन का प्रवक्ता नहीं हूं और राजनीतिक विश्लेषक के नाते बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं कि यदि आपने मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डिवीजन किया, यदि हिंदू बहुसंख्यक और मुसलमान अल्पसंख्यक के आप बंटवारा किया, तो इस देश में कभी भी समरसता आ ही नहीं सकती है। मुस्लिम की दृष्टि से सोचेगा, हिंदू की दृष्टि से सोचेगा, मुसलमान के रूप में पोलराइज करेगा, हिंदू के रूप में पोलराइज करेगा। आप इस देश में हलाल मार्केट खड़ा करना चाहते हैं और आप इस देश को धमकी देना चाहते हैं, धमकाते हैं कि देखिए यदि हलाल मार्केट नहीं हुआ तो जो इस्लामिक कंट्री है आपके साथ व्यापारिक रिश्ते में आपको घाटा होगा। दिस इज इस्लामाइजेशन ऑफ दिस कंट्री एंड आई कंप्लीटली अपोज दिस। दिस इज द माइंडसेट दैट द इंडियन मुस्लिम्स, सम ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, सर हिंदी में प्लीज, दे आर कैरिंग। ये मुसलमानों के बीच की एक मानसिकता पैदा हुई है हलाल के मुद्दे पर, उर्दू के मुद्दे पर। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये 1947 से पहले की बातें ये ला करके खड़े करते हैं। वही आइडेंटिटी का सवाल। आखिर आपने यदि आइडेंटिटी का सवाल, तो कौन ऐसा बहुसंख्यक समाज है जो अपने आप को अल्पसंख्यक में पैदा होने के लिए कर देगा? कल क्या भरोसा है कि आप जाकर के आप मुस्लिम इलाके डिक्लेयर करते हैं जहां आपकी मेजोरिटी होती है, कहते हैं कि मुस्लिम इलाके हैं, यहाँ शुक्रवार को ये होगा, यहाँ स्कूलें शुक्रवार को बंद होगी। तो ये आपकी मानसिकता है और इस देश का पैटर्न है। यदि हिंदू शुतुरमुर्ग की तरह अपने गर्दन यदि दबा लेना चाहता है तो दबाने के लिए स्वतंत्र है। मेरा विश्लेषण यही कहता है। ठीक है, कलीमुल हाफिज साहब, क्या यही जो आरोप संगीत रागी जी ने लगाए हैं कि आप जानबूझकर एक अलग आइडेंटिटी के साथ चलने की कोशिश करते हैं और मेजॉरिटी होने के बाद भी अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं और इसके लिए संविधान का सहारा लेते हैं, ये संगीत रागी जी का आरोप है। आप क्या कहेंगे इसी पर? इसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर तो एआईएमआईएम की राजनीति टिकी हुई है।
देखिए, संगीत रागी साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन इनका एक ही काम है, टीवी पे बैठ के इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना, कुरान के खिलाफ जहर उगलना, सारे इनके अंदर की जो नफरत है। ना ये कभी नहीं कहा संगीत रागी जी ने, आज की बहस में उन्होंने कुछ नहीं कहा। 1400 साल तक कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। दूसरी बात, ये जो आपके देश भारत में जो कलीमुल साहब यहाँ उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही भारतीयों पर, यानी दलितों पर। ये वहीं से कन्वर्ट होकर मुसलमान नजर आते हैं हिंदुस्तान में आपको। मैं दोनों को रोकूंगा। मैं ये तस्वीरें दिखा देता हूँ। दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं। ये वहीं की तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें वहां से आ रही हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो बैठे हुए हैं, उनके बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही साथ दाऊदी बोहरा समाज के जो लीडर हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। एक एजुकेशनल कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर वो एक भाषण भी देंगे, जैसा कि हर कार्यक्रम के दौरान होता है। तो अभी जो दाऊदी बोहरा समाज के लीडर हैं वो इस वक्त अपनी बात कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं सीधे कलीमुल साहब कृपया किसी पर व्यक्तिगत आरोप न लगाइए। जो बात कही है संगीत रागी जी ने लॉजिक के साथ कही है, आप भी अपनी बात तर्क के साथ रखिए। मैं भी भाई साहब, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं भी लॉजिक के साथ कह रहा हूँ कि जो रागी साहब की कोशिश है, ऐसी कोशिशें बहुत लोग कर चुके हैं 1400 साल से, कभी कामयाबी उनको नहीं मिली। ये बिना वजह अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, आगे की बात सुनिए आप। जो इन्होंने कहा अगर भारत में जो 20 करोड़ मुसलमान हैं तो इसमें 19 करोड़ 50 लाख मुसलमान सिर्फ इसलिए है कि भारत की जो उच्च वर्ग था उसने जो निम्न वर्ग का जो भारतीय था उन पर जुल्म ढाया, इसलिए उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन किए, इसलिए वो मुसलमान बने, इसलिए उन्होंने अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम को अपनाया। क्योंकि इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, इस्लाम में मसावात की बात है, समानता की बात है। तो फिर ये खिलाफत की बात करते हैं, करते रहे, लेकिन इस्लाम की जो टीचिंग है वो मैंने बता दी। अब आते हैं, आपने कहा समानता की बात है, फिर ये जो आपके अलग अलग फिरके हैं वो झगड़ते क्यों हैं? शिया सुन्नी से क्यों झगड़ते हैं? अहमदिया को आप मुसलमान क्यों नहीं मानते हैं? मुझे बताइए ना, इसका भी जवाब दे दीजिए। अरे उससे बढ़कर मैं देता हूँ। उससे बढ़कर शादिया भी आपको कुछ कहना चाहती है। लॉजिकल सवाल था इसलिए मैंने पूछा। शादिया जोड़ना चाहती है, फिर आप जवाब दे दीजिएगा एक साथ मिलकर। वाजपेयी जी के पास जाऊंगा शादिया के बाद। जी पूछिए शादिया पूछे। देखिए, आपने अभी भी कहा कि भाई साहब, आपने अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया कि धर्म परिवर्तन होता है, और इसलिए क्योंकि ऊंच नीच नहीं है। अगर ऊंच नीच नहीं होती तो पसमानदा मुसलमान होते ही नहीं। क्यों कास्ट सिस्टम है फिर? अगर इस्लाम में है ही नहीं तो क्यों पसमानदा मुसलमान है? क्यों जो दलित कन्वर्ट हो जाते हैं? क्यों अशराफ और अजलाफ का फर्क ही नहीं होता? इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? फिर आपने पहले क्यों मांग उठाई इससे पहले कि नहीं उनके लिए रिजर्वेशन दे दें? एक तरफ तो आप कह रहे थे कि इस्लाम में होता नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इंडिया में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। आप देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है। आप जो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस्लाम है। अरे भाई, आपका सवाल का जवाब ले लीजिए ना। यहाँ पे अकीक साहब ने कहा, सुन लीजिए, कलीमुल साहब का जवाब सुन लीजिए। अच्छा चलिए, बोलिए। जी देखिए, धार्मिक दृष्टि से मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। सामाजिक दृष्टि से जो भारत का जो समाज है, यानी भारत का जो कल्चर है, उसके हिसाब से वही जाते हिंदुओं में है, वही जाते मुसलमानों में भी है। तकरीबन वही काम के एतबार से वहां जात बनी, वही जात वहां रह गई। तो सामाजिक तौर पे मुसलमानों में भी जातियां हैं, पिछड़े हुए हैं, लेकिन उस पे भी सितमजरी की ये है कि भारत सरकार ने जो दलित हिंदू है उसको तो सारी रियायतें दी है, लेकिन दलित मुसलमान को, यानी उसी जात के मुसलमान से वो रियायतें छीन ली गई है। तो ये जो असमानता है, अगर मोदी जी सीरियस है और पसमानदा मुसलमानों को भला करना चाहते हैं, बड़ा करम जैसे वो दलित मुसलमान को भी वही दर्जा देते हैं, वैसे इसमें क्यों नहीं करते? वही तो मैं कह रही हूँ आपसे। वैसे तो आप भारतीय नहीं होना चाहते, मुसलमान ही होना चाहते हैं। पर्सनल लॉ की बात आती है, नहीं पर्सनल लॉ चलेंगे मैडम। हम क्यों नहीं हमारी पूरी कोशिश है भारतीय संविधान को बचाने, भारत को बचाने और इस भारत को आजाद कराने में जो हमने कुर्बानियां दी है
वो कुर्बानी है जिस पार्टी से आप आती है उसका तो नाम निशान भाई साहब वही तो उल्टा तो मिले हुए मैं वही तो कह रही हूँ, आप भारत की बात करें तो अच्छा नहीं लगता। अरे मैं आपको ये भारत की बात तो कांग्रेस कर ले चलेगा, आपको अपना हम चेहरा कर ले चलेगा, लेकिन आरएसएस और बीजेपी करें ये नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से देश पूरा जानता है सच्चाई। आपको फंसा दिया मैंने, आपको बहुत बुरी तरह से मैंने आपको फंसा दिया है। आप जवाब नहीं देना चाह रहे, आप भाग रहे हैं। मैंने तो जवाब दे दिया, आपने नहीं सुना तो गलत बात है कि मेरी आवाज नहीं आ रही। सामाजिक तो नहीं, मेरी आवाज आ रही है। इसमें तो आप सामाजिक हो गए बहुत। नहीं जहाँ मेरी आवाज आ रही है। सवाल आया कि तो इस्लाम में इसकी जगह ही नहीं है, तो इसमें आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं तकरीरें देते? क्यों नहीं वैसी जगह जगह जाते हैं, कहते हैं कि धार्मिक दृष्टि से मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं। आप बताइए आप क्या कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें दलित मुसलमान के लिए अलग अलग सब है और अशराफ मुसलमान के लिए अलग सब है? मस्जिद एक ही है, उसमें सारे मुसलमान खड़े होते हैं। हाँ, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो चूंकि आर्थिक रूप से और अपने सामाजिक तरीके से वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए वो क्योंकि पहले से उनको सुविधाएं नहीं मिली और अब भी सुविधाएं नहीं मिल रही है, अभी भी पिछड़े हुए। आपने सामाजिक तौर से पिछड़े हुए महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब ट्रिपल तलाक की बात थी महिलाएं और उसमें पुरुष दोनों आते हैं मैडम, उसमें अकेला नहीं है खाली। वो नहीं सोचा। कोई वर्ग आएगा तो उसमें बच्चे भी आएंगे, औरतें भी आएंगी। आपको मैं कैसे एक्सपोज कर सकती हूँ भाई साहब? तार्किक तौर पर या सबसे देख सकते हैं इसमें जो है, इसमें तो सामाजिक तौर पर आप जाते हैं, उसको आप देना चाहते हैं रिजर्वेशन, वैसे आप धार्मिक तौर पे देखेंगे। जब कन्वीनियंट हो जाएगा मुसलमान बन जाएंगे, जब कन्वीनियंट हो जाएगा तो इंडियन मुसलमान आप एक बात समझ, देखिए आप तो बहुत ही, आप तो पत्रकार भी रही हैं, आप तो काबिल भी हैं। जब किसी देश की पूरे आप पूरे देश की बात करते हैं तो उसका धार्मिक दृष्टि अलग होती है, सामाजिक अलग होती है, आर्थिक अलग होती है, उसकी जो इलाके की होती है वो अलग होती है। अब आप कौन सी दृष्टि किस चीज को देखेंगे? एक जो उत्तर प्रदेश का हिंदू है वो अलग है, केरला का हिंदू अलग है, उसमें अलग सामाजिक स्थिति है, यहाँ अलग सामाजिक स्थिति है। ये आप दोनों को मिला क्यों रही है? इस्लाम में भी जहाँ तक धार्मिक मामला है कोई ऊंच नीच नहीं है। हाँ, सामाजिक दृष्टि से धार्मिक हो जाएंगे और उन बातों को फाइनल मिलना चाहिए। सामाजिक हो जाएंगे। ट्रिपल तलाक के मामले में ओवैसी जी क्यों नहीं ट्रिपल तलाक के हक में थे? क्या कानून के हक में? क्यों मुझे इनका सवाल सुनाई नहीं दे रहा है साहब, इनकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं यही रुकूंगा। चलो कलीमुल साहब को सवाल सुनाई नहीं दे रहा है, मैं यही रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, चलते चलते मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आप एक्सपोज हो गए दरअसल हमारे इस कार्यक्रम में संविधान कहता है कि भारत में रहने वाला हर शख्स बराबर है, और उम्मीद है कि आगे भी हमारी राजनीति इसी बराबरी के आधार पर चलेगी।